कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी डे 3 यानी तीसरा दिन है जीएस वाले सेक्शन का। ठीक है, कोई समझाना नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे 5-5, 6-6 टॉपिक एक दिन के एंड करो तो 30 दिनों में 120 टॉपिक एटलीस्ट मैं सोचूंगा कि कवर हो जाए। अगर हम 4 के औसत से भी एक दिन में कवर करें तो 120 टॉपिक, 120 कभी होगा, हो सकता है 6 टॉपिक कवर हो जाए तो 150 टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे 150। और 150 में कुछ भी नहीं होगा तो 20 नंबर के प्रश्न भी अगर आ गए जीएस के अंदर 15, 18, 17, 18, 20 तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, यानी डूबते हुए को तिनके का सहारा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसको आज ही आपको एंड करनी होगी, ये नहीं कि हम इसको कल के लिए छोड़ें, क्योंकि अगर मैं आपको क्लासेस आज दे रहा हूं तो इसका मतलब है आज ही इसको एंड करना है। क्योंकि अगर इसको आप कल के लिए छोड़ोगे तो कल दूसरी वीडियो आ जाएगी, उसके बाद वो बर्डन पे बर्डन होता जाएगा, याद भी उसी दिन करना है, रट्टा मार देना है। ठीक है, देखिए आज जो आपका मैंने 2 क्लासेस पढ़ाई थी, आज इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे और जियोग्राफी के भी होंगे। ठीक है, पहला अगर आपसे कभी मरुस्थल को लेके क्वेश्चन आते हैं, विश्व के मरुस्थल, भारत के मरुस्थल तो आप जानते ही ज्यादा है भी नहीं यहाँ पर, थार का मरुस्थल वगैरह। तो देखो मरुस्थल यानी शुष्क इलाके से, तो पहला एक ऐसा क्षेत्र मरुस्थल होता है जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम की वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम की वार्षिक वर्षा होती है, कम वार्षिक वर्षा। तो ऐसा जो मतलब क्षेत्र होता है वो क्या बन जाता है बच्चों, अपने आप में मरुस्थलीय इलाका होता है। ठीक है, यहाँ बहुत कम वार्षिक वर्षा होती है तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी जो होता है नहीं, अलग अलग सेंटीमीटर में नापते हैं, तो 25 सेंटीमीटर से कम में क्या होगा आपका मरुस्थल का डेवलपमेंट। अब आपसे ये नहीं पूछने वाला है, आपसे मरुस्थल से क्वेश्चन अगर पूछता है तो हमेशा याद रखना सबसे बड़ा मरुस्थल अगर कोई आता है, सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सीधे सीधे आंसर आपका होना चाहिए सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में पूछता है तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, यानी उत्तरी अफ्रीका, यानी अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। और ये जो सहारा मरुस्थल है ये मतलब ध्रुवीय नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल वाला मरुस्थल है, ध्रुवीय के अलग वो हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा मरुस्थल पूछता है तो सहारा मरुस्थल आपका सीधे सीधे आंसर होना चाहिए। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल पूछता है, यानी जहां पर सर्वाधिक लोग रह पा रहे हैं वो थार का मरुस्थल है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या किस मरुस्थल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो थार का क्या हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या किस मरुस्थल में पूछता है तो थार के मरुस्थल में, जबकि सबसे बड़ा कौन सा पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में है। इसके अलावा कुछ मरुस्थलों के नाम पूछता है, जैसे आपसे गोबी का मरुस्थल कहाँ है, ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं वहां मैच करने को। गोबी क्या है बच्चों, मंगोलिया में। ठीक है, एशिया का ये भी मंगोलिया। गोबी का मरुस्थल कहां पर है, मंगोलिया में अवस्थित है। ठीक है, इसी तरीके से एक अटाकामा का है, मोस्ट इंपोर्टेंट, चिली में। अटाकामा ये बहुत आता है, चिली में है। ठीक है, ये कहाँ है, चिली। और चिली कहां पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या पड़ता है अपने आप में, अटाकामा का मरुस्थल पड़ता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में एग्जाम की दृष्टि से रहता है। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है कालाहारी मरुस्थल। सुपर कर देना इसको, सुपर इंपॉर्टेंट, कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, कालाहारी है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जो कि 3 देश, बोत्सवाना, ठीक है, एक क्या हो गया बोत्सवाना, सेकंड लिखो नाइजीरिया, और थर्ड लिखोगे आप लोग क्या, दक्षिण सॉरी नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, इन देशों की बस सीमा पे ये लगा हुआ है। ये बहुत आता है कालाहारी मरुस्थल किन किन देशों में फैला है, इसमें से कौन सा कालाहारी मरुस्थल का हिस्सा नहीं है, इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, और विशुद्ध रूप से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है, यानी ये जो मरुस्थल है ना दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर में है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि देखो इसके अलावा जो मैंने पढ़ाए हैं, सहारा मरुस्थल जो है भूमध्य रेखा के पास है, कुछ पोर्शन उसका ऊपर भी पड़ेगा, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। गोबी का मरुस्थल ये सब वही है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध का ये मरुस्थल है। इसके अलावा अगर आपसे कभी पूछता है कि संसार का सबसे शुष्क, जहां सबसे कम बारिश होती है वो अटाकामा, लिखो संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल। संसार का क्या है बच्चों, ये सबसे शुष्क क्या है, मरुस्थल है। इसको भी ध्यान रखना कि संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, आपका अटाकामा का मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1-2 मरुस्थल और आते हैं आपको, जो कि शीतोष्ण मरुस्थल है, इसमें पैटागोनिया का मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल लिखो, शीतोष्ण जो है ठंडे होते हैं जो। ठीक है, शीतोष्ण मरुस्थल, शीतोष्ण मरुस्थल, शीतोष्ण मरुस्थल में एक आप लोग लिखो पैटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, पैटागोनियन, गोबी और लद्दाख, 3 लिखो, पैटागोनियन का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल
लद्दाख का मरुस्थल, ठीक है, लद्दाख, ये सब के सब क्या है अपने आप में शीतोष्ण मरुस्थल की क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मरुस्थल से अगर आपका इतना बन पाता है अगर एग्जामिनेशन हॉल में तो आपका बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो फिर विश्व में दुनिया भर के क्या है अपने आप में मरुस्थल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में तो इतने ज़्यादा मरुस्थल है, विक्टोरिया मरुस्थल, ये मरुस्थल, वो तो उतना हमने पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, आएगा तो आएगा इतने में से। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कालाहारी मरुस्थल के बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। वो कुछ भी हो यूकेपीएससी नदियों से पता नहीं क्यों क्वेश्चन पूछता है विश्व की, ठीक है, विश्व की नदियों से हमेशा उसके क्वेश्चन आते हैं, तो नदियां आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखो अगर आपसे पूछता है कि अपवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ड्रेनेज सिस्टम जो होता है किसी नदी का, ठीक है, अपवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, अमेजन नदी हो जाएगी, ठीक है, अमेजन रिवर हो जाएगी अपवाह क्षेत्र। और लंबाई के आधार पर सबसे बड़ी पूछता है तो नील नदी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, नील नदी, जो कि नाइल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नील नदी जो है लंबाई के आधार पर सबसे बड़ी है, जबकि अपवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी कौन सी बच्चों, अमेजन नदी है। और अमेजन कहाँ बहती है, दक्षिणी अमेरिका में, जबकि ये नील बहती है, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, ठीक, अफ्रीका जो कि भूमध्य सागर की ओर गिरती है। अमेजन जो है अपने आप में वो कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका, और ये कहाँ गिरती है, अंटार्कटिका, सॉरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है, कहाँ गिरती है, अटलांटिक महासागर में, ठीक। तो लंबाई के आधार पर नील नदी सबसे बड़ी है। इसके अलावा एक रिवर ऐसी है ना बच्चों जो विषुवत रेखा 0 डिग्री को 2 बार काटती है, लिखो विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, 2 बार काटने वाली नदी है बच्चों, कांगो जायरे बोलते हैं इसको, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है कांगो जायरे। अब आप समझे नहीं होगे सर ये क्या कहना चाह रहे हो, देखो सपोज ये 0 डिग्री लाइन है तो ये रिवर ऐसे आती है, पहले एक बार ऐसे काट दिया, ऐसे बन गया, फिर नीचे से आके इस तरीके से एक बार यहाँ कट कर दिया, दोबारा यहाँ कट कर दिया, इस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, कांगो जायरे। और इसी तरीके से एक नदी ऐसी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार, वो है लिम्पोपो, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की है, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को क्या करती है, 2 बार कट करती है, ठीक। अब देखना है एक नदी है उत्तरी अमेरिका की जो कि सबसे बड़ी नदी, जहां यूएसए वगैरह है, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी, लिखो सबसे बड़ी नदी ये है मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है, क्या लिखोगे इसका आंसर, मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी, मिसौरी यहाँ की सबसे बड़ी क्या है अपने आप में नदी है, यानी उत्तरी अमेरिकन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कभी ये पूछता है कि लंबाई के आधार पर 4 सबसे बड़ी नदियों का क्रम क्या होगा या इनमें से कौन सी है, तो सबसे बड़ी है बच्चों नाइल रिवर, उसके बाद है अमेजन रिवर, उसके बाद है अपने आप में यांगत्से वाली, ठीक है, तो चाइना वाली, ठीक है। लिखो लंबाई के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम, लंबाई के आधार पर मतलब बढ़ता क्रम नहीं, ये लिखो ऐसे लिखो लंबाई के आधार पर बढ़ता क्रम मतलब ऐसे कंफ्यूज होगे, सीधे लिखो लंबाई के आधार पर 4 सबसे बड़ी नदियां, लंबाई के आधार पर 4 सबसे बड़ी नदियां, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। इसमें सबसे पहले आता है बच्चों नील नदी जिसकी सबसे ज्यादा क्या है लंबाई, फिर है अमेजन नदी, ठीक, फिर आती है ये एशिया की वो है यांगत्से नदी, ठीक है, यांगत्से, उसके बाद आता है मिसिसिपी नदी जो अभी मैंने बताया ना, मिसिसिपी मिसौरी जिसको बोलते हैं, ये है 4 सबसे बड़ी विश्व की नदियां, ठीक है। मिस्र नदी जो नील नदी है बच्चों, इसको मिस्र का वरदान भी बोलते हैं, ठीक है। ये मिस्र वगैरह लगभग 11 देशों से होकर बहती है, लगभग 11 कंट्री है ऐसी, हाँ 11 देशों से होकर बहती है। कभी कभी ये भी पूछता है पता है कि कितने देशों से होकर जैसे नील बहती है, कितने देशों से होकर अमेजन, वैसे आपके लेवल पे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि विश्व की 4 सबसे बड़ी नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, कितना वो होता है। इसके बाद एक नदी आती है आपकी मरे व डार्लिंग नाम की नदियां, मरे व डार्लिंग नदियां, ठीक है, ये है बच्चों ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में बहती हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट करना अपना, काला सागर में कौन सी नदी गिरती है, काला सागर में गिरती है, लिखो कौन कौन सी 2 नदियां गिरती हैं, या मतलब फेमस लिखा रहा हूं मैं, ऐसे तो और भी होंगी, लेकिन काला सागर में गिरने वाली जो है एक नीपर नदी है, एक डेन्यूब नदी है, ठीक है, लिखो नीपर यूरोप की है, ठीक है, दूसरा डेन्यूब, डेन्यूब नदी,
ये दो रिवर जो है बच्चों ना, ये काला सागर में क्या करती हैं, गिरती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है इनमें से कौन सी काला सागर की नदी है या उसमें गिरती है। ये डेन्यूब नदी है, यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर। देखो, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, यूरोप की सेकंड सबसे क्या है, लंबी अपने आप में नदी है डेन्यूब नदी, ठीक है, काला सागर में गिरती है। इसी तरीके से इसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदी, कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदी, ठीक है। यानी कैस्पियन सागर में दो जो फेमस नदियां गिरती हैं, एक का नाम है अपने आप में क्या बच्चों, ये ध्यान रखना, वोल्गा, दूसरी यूराल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वोल्गा कहाँ गिरती है करके, वोल्गा, और दूसरा यूराल। और यूरोप की कौन सी ऐसी, ये सबसे लंबी है, ठीक है, वोल्गा के उसमें लिखो यूरोप की सबसे लंबी, यूरोप की सबसे लंबी, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी। और कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि यूरोप की कौन सी नदी भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली से होकर बहती है, ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो राइन नदी, ठीक है, राइन नदी जो कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। और इसी तरीके से भारत में कौन सी है, नर्मदा व ताप्ती नदियाँ आदि कर दो, ठीक है। ये सब के सब क्या है बच्चों, भ्रंश घाटी से होकर फ्लो होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि यूरोप की कौन सी नदी राइन जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर सीधे क्या हो जाएगा, ये मतलब राइन नदी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, श्रीलंका की नदी हो महावेली गंगा नदी किस देश में बहती है, तो आप भी लिख लो एक नंबर का, क्या पता आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ दे। महावेली गंगा, ठीक है, ये बहती बच्चों श्रीलंका की नदी है, ठीक। पो नदी पता ही होगा आपको, किस देश से संबंधित है, इटली। एक बार पूछते हैं इटली किस नदी के किनारे बसा है, पो नदी है, ठीक है, इटली के में बहती है। और लास्ट क्वेश्चन लिखो यहाँ का, जो एशिया की एक बहुत लंबी नदी है, मेकांग नदी, क्या लिखोगे, एशिया की मेकांग नदी किन देशों से होकर बहती है, मेकांग नदी देखो, ये निकलती है बच्चों चीन से, चीन के नीचे म्यांमार जाएगी, म्यांमार के बाद ये कहाँ जाती है, थाईलैंड जाती है, थाईलैंड के आसपास वियतनाम पहुंचती है, मतलब लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम कर दो, लाओस, थाईलैंड, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, इन देशों से होकर बहती है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपका, ये अपने आप में मेकांग नदी है, ठीक है। तो विश्व की नदियों से अगर आपका क्वेश्चन बनना होगा तो इतने में बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो फिर नहीं बनेगा, ठीक। जैसे ही आपने विश्व की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में देखा, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है, थर्ड टॉपिक आता है, तो एक घाटियां लिख लो। दो ही घाटियां बताऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, घाटियां, वैली, 2-3 घाटियां बताऊंगा बस। एक सबसे इंपॉर्टेंट लिखो, मृतक घाटी, डेथ वैली जिसको बोलते हैं, मृतक घाटी, ब्रैकेट में लिख लें डेथ वैली, ठीक है। मृतक घाटी बच्चों यूएसए में, किस देश में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया, दक्षिणी कैलिफोर्निया में अपने आप में पड़ती है मृतक घाटी। और इसी को बोला जाता है बच्चों, इसको ध्यान रखना, डेविल्स गोल्फ कोर्स, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डेविल्स गोल्फ कोर्स, ठीक है, इसको ध्यान रखना, डेविल गोल्फ कोर्स, यानी शैतान का गोल्फ कोर्स, इसी घाटी को बोला जाता है, शैतान का गोल्फ कोर्स किस घाटी को बोला जाता है पूछेगा, तो ये डेथ वैली को बोला जाता है, ठीक है, डेविल्स गोल्फ कोर्स। और ये मृतक घाटी अपनी उष्णता के लिए फेमस है, ठीक है, गर्मी यहाँ जो है बहुत क्या होती है, ज़्यादा होती है, अत्यधिक उष्ण है, इस चीज़ के लिए जानी जाती है। इसी तरीके से घाटियों में एक सिलिकन घाटी है, आपने नाम भी सुना होगा, ये भी कहाँ है बच्चों अपने आप में, सिलिकन घाटी यूएसए में है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया ही लिख लो इसको भी, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ठीक है। और ये सिलिकन वैली, भारत में किस शहर को सिलिकन वैली कहा जाता है, भारत में किस शहर को सिलिकन वैली कहा जाता है, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु लिख दिया मैंने इसमें। तो बेंगलुरु को भारत में क्या बोला जाता है बच्चों, सिलिकन वैली नाम से जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखना, सिलिकन घाटी। वैसे सिलिकन घाटी बेसिकली कहाँ पड़ती है, कैलिफोर्निया में पड़ती है, ठीक है। एक इसी तरीके से दो लिखो, एक बृहद बेसिन यानी ग्रेट बेसिन और ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ये किस किस देश में है, लिखो, बृहद बेसिन लिखो, बृहद बेसिन ये पड़ता है अपने आप में यूएसए में, ठीक है। और ग्रेट आर्टिजन बेसिन यानी ग्रेट आर्टिजन बेसिन लिखो ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट आर्टिजन बेसिन
ये कहाँ पड़ता है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, ये घाटियों से पूछेगा तो इतना काफी है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही घाटियां पड़ी, एक क्वेश्चन हमेशा आपने देखना यूकेपीएससी के पेपर में अक्सर पूछा जाता है, उस घाटियों के अलावा जो टॉपिक है उसका नाम है अपने आप में चट्टान। ठीक है, तो चट्टान आप कैसे करोगे, फोर्थ टॉपिक देखो, फोर्थ चट्टान। ठीक है, चट्टान यानी जो होते रॉक्स, इसके बाद फालतू नहीं पढ़ना है। अगर आपसे पूछता है इनमें से कौन सा एक आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है, तो आप ध्यान रखना ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है बेसिकली क्या है, आग्नेय चट्टान है। इसी में से नाम भी आएगा आपका, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये किसके एग्जाम्पल हैं, आग्नेय चट्टान के। ऐसे पूछता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान कौन सा, और इसमें जीवाश्म रहित होता है। ठीक है, ध्यान रखना, जीवाश्म रहित लिखो इसको, जीवाश्म रहित, जीवाश्म इन्हीं चट्टानों में नहीं पाए जाते, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है कि इनमें से कौन से एक अवसादी सेल हैं, सेडिमेंट्री अवसादी सेल। ठीक है, तो अवसादी सेल के अंदर के जो एग्जाम्पल होते हैं उसको आप लोग लिख लीजिए सीधे सीधे। एक तो आप सीधे लिखो सेल, एक लिखो आप चूना पत्थर, चूना पत्थर। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग लिखो एक चाक एंड डोलामाइट लिखो, चाक व डोलामाइट, चाक व डोलामाइट। इसी तरीके से अगला लिखना है आपको बलुआ पत्थर। ठीक है, ये क्या होते हैं अपने आप में, अवसादी सेल, बलुआ पत्थर आदि कर दो, इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और ये नहीं पूछेगा तो तीसरा पूछता है रूपांतरित या कायांतरित सेल। ठीक है, तो थर्ड लिखो रूपांतरित पब्लिक कायांतरित। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, स्लेट, गैब्रो, नीस, सिस्टस। ठीक है, क्या क्या लिखोगे, स्लेट, ग्रेबो, नीस, इसके अलावा लिखो सिस्ट, इसके अलावा लिखो संगमरमर। ठीक है, क्या क्या लिखा आपने, स्लेट लिखा होगा, ग्रेबो लिखा होगा, नीस लिखा होगा, इसके अलावा सिस्ट लिखो, संगमरमर और क्वार्टजाइट। ठीक है, संगमरमर और क्वार्टजाइट भी लिख देना इसमें, इसको सिस्ट कर दें ऐसे, सिस्ट, संगमरमर और क्वार्टजाइट, इस संगमरमर लिखना है। ठीक है, और एक और लिखो क्वार्टजाइट, जाइट आदि। ये सब के सब क्या हैं बच्चों अपने आप में, ये रूपांतरित सेल। तो चट्टान से अगर क्वेश्चन पूछ देगा इनमें से कौन सा एक आग्नेय है, कौन सा एक अवसादी है, कौन सा रूपांतरित है, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ से क्वेश्चन अब गलत नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो कई बच्चे भूगोल पढ़ पढ़ के परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि सर 30 दिनों में भूगोल ही पढ़ाएंगे। तो पॉलिटी का अगला टॉपिक लिखो संविधान के स्रोत, सोर्स। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन, 5th टॉपिक हो गया आज का ये, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है आयोग, संविधान के स्रोत, यानी हमने कहाँ से क्या चीज़ ली है ये आपको पता होना चाहिए हमेशा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों लिखो इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया, इंग्लैंड या ब्रिटेन, इंग्लैंड या इसी को क्या बोल देते हैं, ब्रिटेन। ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ लिखो संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन और मंत्रिमंडलीय सरकार। लिखो संसदीय व्यवस्था पहला लिखो। ठीक है, दूसरा लिखो मंत्रिमंडलीय सरकार। तो ठीक है, लिखो मंत्रिमंडलीय सरकार। तो मंत्रिमंडलीय सरकार और विधि का शासन यहां से लिया गया है, मंत्रिमंडलीय सरकार और विधि का शासन। ये विधि का शासन में हाईलाइट कर देना है। ठीक है, क्योंकि विधि का शासन शब्द आपको ये कंफ्यूज करने वाला है, अभी बताऊंगा क्यों। विधि का शासन ये इंग्लैंड। बाकी ध्यान रखना कोई भी ऐसा आपके पेपर में आ जाए जो हमारी संसदीय व्यवस्था से कहेगा, प्रधानमंत्री, सरकार का प्रमुख, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्र का प्रमुख कहाँ से लिया गया, मतलब जो हमारे देश में पार्लियामेंट वगैरह से संबंधित चीजें होंगी, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सब ब्रिटेन करके आना। ठीक है, यानी संसद शब्द जुड़ गया, जहां संसदीय व्यवस्था का क्वेश्चन आएगा वो क्या करके आना, ब्रिटेन करके आना। ठीक है, मैं हाईलाइट मोटा मतलब थोड़ा वो बता देता हूं आपको। दूसरा आयरलैंड लिखो, ये भी बहुत आता है पेपर में। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, लिखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। आयरलैंड से क्या लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया बच्चों समवर्ती सूची। 3 सूचियां है ना, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर पूछता है कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, आयरलैंड से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई, आपका ये पता होना चाहिए। ठीक, कनाडा लिखो, कनाडा से 2-3 क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, कनाडा से बच्चों एक तो लिया गया हमने संघात्मक व्यवस्था यानी संघवाद, संघात्मक
अब आप कहोगे ये क्या हुआ, देखा नहीं, केंद्र होती है, राज्य होती है, उसके नीचे की सरकारें होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी सरकार होती है, केंद्र राज्य, ये व्यवस्था जो है संघात्मक व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा जो वहां से लिया गया कनाडा से केंद्र राज्य संबंध लिया है हमने, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन क्या होंगे, केंद्र राज्य संबंध। और एक और है, राज्यपाल क्या करता है, कई विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु विधेयक आरक्षित, राष्ट्रपति हेतु बिल विधेयक आरक्षित, ठीक है। ये व्यवस्था हमने किस देश के संविधान से ली है, ये कनाडा के संविधान से ली है, ठीक। इसके बाद जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो आता है बच्चों यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। एक तो लिखो यूएसए में आप मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए। एक लिखो संविधान के अनुरक्षण हेतु, यानी उसके मतलब उसको व्यवस्था चलाने के लिए, अनुरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय, यानी संविधान को देखने के लिए कि कैसे रूल चल रहा नहीं चल रहा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था होगी। ये हमने किस देश से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक मोस्ट इंपोर्टेंट कर दो, न्यायिक पुनरीक्षण, यानी जुडिशियल रिव्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण, ये कहां से लिया है हमने, न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा जो है हमारी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। तो इसके अलावा लिखित संविधान और उद्देशिका, ये भी हमने कहां से लिया है, यूएसए से। एक यहां पे लिख देता हूं मैं, लिखित संविधान और लिखित संविधान के अलावा एक और क्या लिखोगे आप, लिखित संविधान के अलावा जो मौलिक अधिकार लिख दिया, संविधान के अनुरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पुनरीक्षण, लिखित संविधान, इतना भी अगर आप लोग कर पाओगे तो आपके एग्जाम में काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक आध चीजें हमने और भी ली है यूएसए से, तो मैं सोचता हूँ कि इतने से आपका क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। तो उद्देशिका अगर पूछता है कभी प्रस्तावना या उद्देशिका कहाँ से लिखी, वो भी लिख दो इसमें, ठीक, उद्देशिका लिख दो। एक लास्ट यहाँ लिख देता हूँ, यूएसए के आगे लिखना है, ठीक है, उद्देशिका यानी प्रस्तावना। ये भी हमने जो विचार लिया है कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया है अपने आप में, और ये यूएसए के संविधान से लिया गया, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बाकी दो तीन चीज़ें और बचती हैं, लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए पूछता है, यानी मौलिक कर्तव्य, ये कहाँ से लिए हैं, सोवियत रूस लिखो, सोवियत रूस, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है बच्चों, अभी 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। कब जोड़े गए थे, 1900 छोड़, ये तो छोड़ दो, कौन से आर्टिकल में, 51 के ए में है, ठीक है। अनुच्छेद अगर पूछता है मौलिक कर्तव्य से संबंधित तो 51 के ए में है। और मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे, 1976 में, ठीक है, 1976 में ही इसको जोड़े गए थे। देख लेना इसको, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे है ना, 76, 78 जो भी है चेक कर लेना, ठीक है। तो ये 42वें संविधान से तो मौलिक कर्तव्य सोवियत रूस से अपने आप में ली गए हैं, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने जो जापान से, मैंने अभी ब्रिटेन में बताया ना, जापान से और ब्रिटेन वाला जो हाईलाइट करना कहा था वो था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून जो कहता है वही स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही हम चीजें करेंगे। ये जापान से हमने क्या लिया है, संविधान से लिया गया, ठीक है। आपात उपबंध, यानी आपातकाल जो लगता है हमारे देश में, उस पर क्या क्या प्रावधान होंगे। आपात उपबंध, पूरा शब्द जो ना, आपातकाल नहीं लिखा मैंने, आपात उपबंध लिया बच्चों हमने जर्मनी के संविधान से, ठीक है। और यहां देखना आपात उपबंध लिखा है, और आपातकाल की व्यवस्था है 1935 के अधिनियम से, आपातकाल प्रावधान, ठीक है, यानी संविधान में आपातकाल का प्रावधान होगा, ये लिया है 1935 के भारत शासन अधिनियम, भारत शासन एक्ट से लिया गया है आपात का प्रावधान। जबकि आपात उपबंध होगा, यानी आपातकाल के दौरान क्या क्या प्रावधान होंगे, वो कहां से लिया गया है हमने, जर्मनी से। इसमें कंफ्यूज मत करना, ठीक है। और लास्ट लिखो संविधान संशोधन, ये कहां से लिया है हमने, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। ये कहां से लिया हमने, दक्षिण अफ्रीका के। जैसे ही आप इतना पढ़ोगे, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, देखो 3 क्लासेस में ही हमने कितना कवर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रस्तावना। तो 1 महीने में तो हम अच्छा कर, 6th टॉपिक जो हो गया आज का, प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं। यानी प्रस्तावना जो चीज है संविधान की आत्मा कहलाते हैं, ठीक है। अगर पूछता है कि इसमें से किसे संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछता है तो प्रस्तावना। और प्रस्तावना कौन सी डेट उल्लिखित है, 26 नवंबर
1949 की डेट इसमें उल्लिखित है। ठीक है, अगर कभी पूछता है प्रस्तावना में कौन सी तिथि उल्लिखित है, तो 26 नवंबर 1949 की इसमें तिथि उल्लिखित है। ठीक है, इसमें संशोधन अगर पूछता है तो एक बार संशोधन हुआ है बच्चों। संशोधन इसमें कितने बार हुआ है? एक बार हुआ है। बहुत आता है पेपर में। और ये जो संशोधन हुआ ये 1976 में हुआ, 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, इससे संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, जोड़े गए। और ये 3 शब्द पूछता है पेपर में, एक है समाजवादी, एक है पंथनिरपेक्ष और एक है अखंडता। यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। मोस्ट इंपोर्टेंट, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता। अगर कभी ये पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन, जब पहली बार इसमें संविधान संशोधन किया गया प्रस्तावना में, कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है इसमें न्याय कितने प्रकार की, स्वतंत्रता कितने प्रकार की पूछता है। संविधान की प्रस्तावना में अगर कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की है तो 3 प्रकार। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की ये बात करता है। ठीक है, इसमें स्वतंत्रता है बच्चों 5 प्रकार की, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है और इसमें समानता 2 प्रकार की। ठीक है, यानी ये आपको ध्यान रखना, कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार की समानता की बात कही गई है। अब अगर आप प्रस्तावना एक बार पढ़ोगे ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए यही शब्द लिखें तो उसकी सीरीज याद रखना। ठीक है, तो लिखो संविधान की प्रस्तावना की जो क्रम है, सबसे पहले लिखा है सार्वभौम। सार्वभौम मतलब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसका अर्थ हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सार्वभौम। दूसरा बोला गया समाजवादी, समाजवादी। तीसरा बोला गया है पंथनिरपेक्ष, निरपेक्ष। और चौथा शब्द जो बोला गया इसमें यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी अपने आप में क्या होगा? प्रजातांत्रिक गणराज्य या लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, जो भी लिखते हो, प्रजातांत्रिक गणराज्य, गणराज्य ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अब अपने आप में करते हैं। ठीक, इसके बाद जो 6th के बाद 7th टॉपिक आएगा वो आज नहीं आएगा बच्चों, वो क्या आएगा? 4th नंबर की जो क्लास होगी उसके अंदर आएगा। हम देखो कितनी स्पीड, कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक महीने में मेरा जो उद्देश्य है कम से कम 150 टॉपिक आपको बताए जाएं, यानी 150 टॉपिक अगर आप कवर कर पाते हैं और साथ ही साथ उसको रिवीजन कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैं पहले कह रहा ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा, या एटलीस्ट ये कह सको कि आप लोगों का रिवीजन, इन दोनों चीजों में जो भी हो जाए आपका सिलेक्शन हो जाए। अंत में मुझे उद्देश्य यही है, इंटेंशन यही है, आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सिलेक्ट हो जाएं। बाकी उत्तराखंड बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैंने टेस्ट पेपर आपको दिया है, आप लोग देखना कैसे 100 नंबर के पेपर उसी तरीके के उत्तराखंड पूछता हो। 4-5 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होंगे, बाकी सब नॉर्मल ही पढ़ के जाओ, परीक्षा वाणी वगैरह पढ़ के जाओ, अच्छे से उसको तैयार करके जाओ। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।